साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। CSE की रिपोर्ट अर्थात सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट में तापीय विद्युत संयंत्र, जिसे शॉर्ट में TPPS कह सकते हैं, के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार अर्थात परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड PAT योजना में विसंगतियों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए है क्या कि गैर लाभकारी केंद्र के रूप में स्थापित सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट जो है यह एक गैर लाभकारी केंद्र है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में PAT योजना अर्थात प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना या परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना के तहत तापीय विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का केवल 1 से 2% ही कम हो पाया है। यह जो TPPS जो योजना है, इसका सबसे उदार लक्ष्य था तथा इसने अन्य क्षेत्रों की तुलना में लक्ष्य को पूरा करने में कमजोर प्रदर्शन किया था। यह पाया गया कि गैर पारदर्शिता, शिथिल लक्ष्य और समय सीमा की अनदेखी के कारण यह जो PAT परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना रही है अक्षम सिद्ध हुई। तो क्यों हुई ये भी बताया गया। यह विश्लेषण इसलिए महत्व रखता है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का उपभोग करता है। अब यदि हम लोग परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड योजना PAT योजना के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 2008 में बड़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी या शॉर्ट में NMEEE के तहत आरंभ किया गया था। इसे भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और इसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 2008 में। यहाँ ज्ञातव्य है कि यह जो NMEEE योजना है या बढ़ी ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत एक योजना है। इसके अंतर्गत PAT योजना के अंतर्गत तापीय विद्युत संयंत्र सीमेंट, एल्युमिनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी व कागज, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि सहित 13 ऊर्जा गहन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। इसके तहत सरकार उद्योगों अर्थात नामित उद्योगों को शॉर्टलिस्ट करती है और ऊर्जा की उस मात्रा को सीमित करती है जिसका वह उपभोग कर सकते हैं। साथ ही 3 वर्ष की समय सीमा को परिभाषित किया जाता है। इसे एक PAT चक्र कहते हैं। इस समयावधि में प्रतिबंध को पूरा किया जाना चाहिए और जो उद्योग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र ES कर्ट्स जारी किए जाते हैं। सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण पत्र उन उद्योगों के साथ व्यापार योग्य होते हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं। आगे चलते हैं। सरकार ने स्मार्ट सिटीज मिशन SCM की समय सीमा को वर्ष 2021 की अंतिम तिथि से बढ़ा करके वर्ष 2023 किया। देखिए यह कदम कोविड-19 महामारी के कारण रुके हुए विकास की पृष्ठभूमि में तथा अगस्त माह में नीति आयोग की समान मुद्दे पर रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। नीति आयोग ने पाया कि कई सतत विकास लक्ष्य SDG की पूर्ति स्मार्ट सिटीज योजनाओं या परियोजनाओं द्वारा की जा रही थी। इस दिशा में कार्य को और गहन करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग स्मार्ट सिटीज मिशन की बात करें तो इसको आरंभ किस मंत्रालय ने किया? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो प्रमुख अवसंरचना तथा स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान कर सके, साथ ही अपने नागरिकों को स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता प्रदान कर सके। ज्ञातव्य है कि स्मार्ट सिटीज की कोई मानक परिभाषा नहीं है। यह मिशन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में संचालित है। केंद्र सरकार 5 वर्षों में 48,000 करोड़ रुपए अर्थात प्रति शहर प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। राज्य या शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समान राशि प्रदान की जाती है। यहाँ पे यदि हम लोग थोड़ी सी और बात करें तो 6 मूलभूत सिद्धांत जिन पर स्मार्ट सिटीज की अवधारणा आधारित है वो कौन से हैं? पहला, मूल में समुदाय अर्थात योजना और कार्यान्वयन के मूल में समुदाय है, समुदाय को रखा गया है। कम से अधिक प्राप्त करना। दूसरा, कम संसाधनों के उपयोग के साथ अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने की क्षमता। तीसरा पॉइंट, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद मतलब प्रतियोगिता के माध्यम से शहरों का चयन, परियोजनाओं को लागू करने के लिए लचीलापन। चौथा है एकीकरण, नवाचार और स्थिरता। इसके तहत नवाचार के तरीके,
एकीकृत और टिकाऊ समाधान को शामिल किया गया है। लक्ष्य की बजाय पांचवा है लक्ष्य की बजाय साधन के रूप में प्रौद्योगिकी, अतः शहरों के संदर्भ में प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक चयन करना। अभिसरण, तो छठा जो है अभिसरण, मतलब क्षेत्रीय और वितरण अभिसरण वित्तीय अभिसरण से है। आगे इसमें देखते हैं जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इसकी यदि बात करें तो स्मार्ट शहरों के लिए 5000 से अधिक परियोजनाओं में से 49% 49% अपूर्ण स्थिति में है, मतलब अभी वो कहीं बीच में रुके हुए हैं। इसके तहत लगभग 23% धनराशि की ही जारी की गई, जितना टोटल फंड था उसका 23% ही धनराशि जारी की गई है, जिसके लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन से जुड़े जो मुद्दे हैं वो क्या है, संस्थागत और संरचनात्मक मुद्दे, वित्त पोषण संबंधी मुद्दे, कम कर्मचारी व अकुशल श्रम बल, नागरिक भागीदारी का अभाव इत्यादि। आगे चलते हैं। राज्यसभा में बाढ़ सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया गया है। तो इस विधेयक को 2 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। तत्पश्चात इसे संसदीय चयन समिति को प्रेषित कर दिया गया था। वर्तमान में एक केंद्रीय कानून के अभाव में सुरक्षा विनियमन राज्यानुसार भिन्न भिन्न है। दूसरी चीज, इसकी जरूरत क्यों है, इस पर बात हो रही है। दूसरा, जल राज्य सूची का विषय है। केंद्र ने अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों से संबंधित संविधान के तहत अनुच्छेद 246 के तहत विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पहला, यह देश में सभी बड़े बांधों की पर्याप्त निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करता है ताकि बांध विफलता से संबंधित उप आपदाओं को रोका जा सके। दूसरा, इसके अंतर्गत बांध स्वामियों को बांध संरचना की समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। तीसरी बात, यह उभरती जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों के कारण बांध सुरक्षा को संबोधित करता है। चौथा, विधेयक में उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इस कानून का महत्व क्या है? पहली चीज, बड़ी संख्या में बांधों का होना। चीन और अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक बांध वाला देश है, तो इसको फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। दूसरी चीज, पुराने बांधों की सुरक्षा करना। भारत के बड़े बांधों में से 80% पहले से ही 25 वर्ष से अधिक की आयु अधिक पुराने हैं, इसलिए बांध से संबंधित संपत्तियों का पुराना होना गंभीर चिंता का विषय है। तीसरी चीज, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। महत्वपूर्ण भौतिक बुनियादी ढांचे में व्यापक सार्वजनिक निवेश को सुनिश्चित करना भी इससे संबंधित चिंता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं विधेयक के तहत बांध सुरक्षा के लिए संस्थागत जो तंत्र बनाया गया है उसकी। तो पहला है, समान बांध सुरक्षा नीतियों, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए केंद्रीय जल आयोग CWC के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष। दूसरा, बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। तीसरी चीज, राज्य स्तर पर राज्य बांध सुरक्षा समितियां और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों SCDS और SDSO की स्थापना की जाएगी। आगे चलते हैं। सरकार के अनुसार मार्च 2022 तक 4 विमानपत्तनों पर फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लागू किया जाएगा। डिजी यात्रा के कार्यान्वयन के पहले चरण के हिस्से के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण FRT अर्थात फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आधारित बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम की एक परियोजना पर कार्य कर रहा है। अब डिजी यात्रा नीति क्या है? तो यह कागज रहित हवाई जहाज और हवाई यात्रा और विमानपत्तन में प्रवेश करने से विमान में सवार होने तक की निर्बाध यात्रा को बढ़ावा देने पर लक्षित है। यदि हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो पहली चीज, फेशियल रिकॉग्निशन अर्थात चेहरे की पहचान, किसी व्यक्ति के चेहरे के माध्यम से उसकी पहचान की पुष्टि करने या सत्यापित करने की प्रक्रिया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई प्रक्रियाओं और तकनीकों पर निर्भर करता है। तीसरी चीज, इसमें व्यक्ति के चेहरे के विवरण के आधार पर पैटर्न को ग्रहण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और तुलना की जाती है। इसमें फेस डिटेक्शन, फेस कैप्चर और फेस मैच शामिल हो सकते हैं। इसमें भीड़ पर जनसांख्यिकी डेटा एकत्र करने की भी क्षमता होती है। FRT के अर्थात फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग और लाभ की बात करें तो पहली चीज, अपराध की जांच को सुगम बनाना है तथा सरल और तीव्र विश्लेषण के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो ये अपराध की जांच को सुगम बनाता है, साथ ही सरल और तीव्र विश्लेषण के लिए जानकारी प्रदान करता है। दूसरी चीज, अपराधियों, लापता बच्चों, व्यक्तियों, अज्ञात शवों की पहचान इत्यादि के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज, बायोमेट्रिक उपस्थिति या प्रमाणीकरण में चिंताएं क्या है? व्यक्तिगत और सामाजिक गोपनीयता के लिए खतरा है।
दूसरा, फेशियल रिकॉग्निशन डेटा की सुरक्षा और संभावित पहचान संबंधी धोखाधड़ी। तीसरा, मिथ्या सकारात्मक फॉल्स पॉजिटिव्स की स्थिति में निहित खतरों के कारण निर्दोष लोगों पर आरोप लगाया जा सकता है। अब ये कार्य कैसे करता है, इससे पहले थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा विकसित किए जा रहे नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। तो इस बात को भी फैक्ट के रूप में याद रखिएगा। अब ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, तो व्यक्ति का चेहरा 80% विशिष्ट विशेषताओं से बना होता है। इन विशेषताओं को अलग अलग विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विशिष्ट कूट में अनुवादित किया जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक द्वारा चेहरे के अलग अलग वक्रों को सूक्ष्म पैमाने पर मापा जाता है। व्यक्ति के चेहरे के चिन्हक सिग्नेचर को चेहरे के अन्य चिन्हों से मिलाया जाता है। फिर आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग संसदीय समिति की रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है, दूरसंचार सेवाओं, इंटरनेट का निलंबन और उसका प्रभाव को संसद में प्रस्तुत किया गया। तो इसमें इंटरनेट शटडाउन और इससे संबंधित प्रावधान की बात की गई है। तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि इंटरनेट शटडाउन होता क्या है। तो इंटरनेट शटडाउन आमतौर पर सरकार के आदेश पर एक सीमित क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को एक निश्चित समय के लिए जानबूझकर निलंबित करने को संदर्भित करता है। इससे पहले कई जिलाधिकारियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 144 में उल्लिखित शक्तियों का लागू करके इंटरनेट शटडाउन किया जाता था। हालांकि दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन अर्थात लोक आपदा और लोक सुरक्षा नियम 2017 भी लागू किए गए थे। इन नियमों के बावजूद अभी भी धारा 144 का उपयोग किया जाता है। ये जो इंटरनेट शटडाउन, इसका प्रभाव क्या होता है, तो पहली चीज, दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रत्येक सर्किल क्षेत्र में प्रति घंटे 2.45 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दूसरी चीज, भारत को वर्ष 2020 में इंटरनेट बंद होने से $2.8 बिलियन का नुकसान हुआ है। तीसरी चीज, इसके अतिरिक्त यह लोगों के जीवन और स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। इंटरनेट शटडाउन पर समिति की जो प्रमुख सिफारिशें हैं उनकी यदि बात करें तो पहला है, दूरसंचार या इंटरनेट शटडाउन के औचित्य पर निर्णय लेने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरी बात, संपूर्ण रूप से इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने की बजाय ओवर द टॉप ओटीटी सेवाओं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर चयनित रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। तीसरी चीज, देश में सभी इंटरनेट शटडाउन आदेशों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस रखा जाना चाहिए। चौथा, सुदृढ़ निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में इंटरनेट बंद करने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 का उपयोग नहीं करना पड़े। आगे चलते हैं हम लोग, आगे है कि केरल की वर्ष 2018 की बाढ़ के बारे में। तो कैग की रिपोर्ट में राज्य द्वारा बाढ़ प्रबंधन में गंभीर खामियां पाई गई हैं। तो देखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की एक रिपोर्ट ने वर्ष 2018 में केरल में आई विशाल बाढ़ के लिए केरल सरकार की ओर से खराब अनुक्रिया को जो रिएक्शन किया गया उसको जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में योजना, क्षमता निर्माण, बाढ़ पूर्वानुमान तथा बाढ़ प्रबंधन में गंभीर चूक की ओर संकेत किया गया है। जैसे केरल के बाढ़कृत मैदानों को अभी तक पहचान नहीं की गई है और न ही वहां मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। दूसरी चीज, केरल में बड़े पैमाने पर बाढ़ के खतरे का कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं था। तीसरा, केरल राज्य जल नीति 2008 में प्रभावी बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ प्रबंधन के प्रावधानों का अभाव है। चौथा, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के पास वास्तविक समय के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस कारण इसके प्रभावी कामकाज में अवरोध उत्पन्न होता है। शहरी बाढ़ होता क्या, तो शहरी बाढ़ को अकस्मात अत्यधिक वर्षा, किसी नदी या झील के अत्यधिक प्रवाह, हिम के पिघलने या एक असाधारण उच्च ज्वार से आने वाले जल की एक बड़ी मात्रा द्वारा आमतौर पर शुष्क क्षेत्र के जलमग्न होने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शहरी बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना निर्माण तकनीकी। दूसरा, समुदायों के लचीलेपन और बुनियादी ढांचे की अनुकूली क्षमता को बढ़ाना। तीसरा, बाढ़ शमन योजनाओं मतलब बाढ़कृत मैदान, नदी बेसिन, सतही जल आदि को शहर की समग्र भूमि उपयोग नीति और मास्टर प्लानिंग के भीतर दृढ़ता से शामिल करना। समन्वित शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए इस प्रकार से समन्वय होता है जैसा कि यहाँ पे ग्राफिक्स में दिखाया गया है। केंद्र सरकार के विभाग कौन से हैं, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग, सेना, रेलवे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा मोचन मंच बल एनडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा इत्यादि। इसके नीचे राज्य सरकार की जो लाइन विभाग है जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसमें सार्वजनिक परिवहन विभाग है, विद्युत विभाग, यातायात पुलिस आयुक्तालय, पीडब्ल्यूडी भवन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सिंचाई एवं खाद्य नियंत्रण विभाग, जिला कलेक्ट्रेट।
इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन है और नगर निगम भी हैं। जिला प्रशासन जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत आएगा और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तहत नगर निगम और नागरिक सुरक्षा के तहत भी यही आएंगे। तो नगर निगम में आपका स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता विभाग, जलपूर्ति विभाग, शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग आते हैं। ये सभी जो है समन्वय भी करते हैं आपातकालीन संचालन केंद्र से और आपातकालीन सहायता कार्य किए जाते हैं, जिसमें संचार, लोक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, अग्निशमन, खोज और बचाव के कार्य, परिवहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, लोक देखभाल, आवास और मानव सेवा, राहत आवश्यक आपूर्ति, ऊर्जा प्रबंधन, लोक निर्माण और बुनियादी ढांचा, तेल तथा खतरनाक सामग्री इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ जो सुर्खियों में है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है केंद्र जो है गैर सामरिक क्षेत्रों हेतु निजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव के लिए तैयार है। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम पीएससी नीति के अनुसार स्टील, पर्यटन, शहरी विकास और स्वास्थ्य सेवा जैसे गैर सामरिक क्षेत्रों की कंपनियों के लिए जहां भी संभव हो निजीकरण हेतु विचार किया जाएगा या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित नई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू निजीकरण नीति जो है यह पीएससी अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को सामरिक और गैर सामरिक में विभाजित करती है। सामरिक क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग तथा बीमा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। आगे बात कर लेते हैं गैर जीवाश्म ईंधन से विद्युत क्षमता के बारे में। तो भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन से संस्थापित विद्युत क्षमता के 40% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संस्थापित ऊर्जा क्षमता 156.83 गीगावाट है और कुल संस्थापित विद्युत क्षमता 390 गीगावाट है। ज्ञातव्य की सरकार ने ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट विद्युत क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य की घोषणा की थी। अगला है नियो बैंक। नियो बैंक क्या होता है इसको समझ लेते हैं। नियो बैंक केवल ऑनलाइन वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां, फिनटेक कंपनियां, तो ध्यान रखिए केवल ऑनलाइन वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। ये पूरी तरह से डिजिटल रूप से या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित होती हैं। उदाहरण के लिए रेजरपे, एक्स, एपीकी इत्यादि। नियो बैंक ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाओं की एक श्रृंखला की पेशकश करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली को बाधित कर रहे हैं। संबंधित अवधारणा के रूप में चैलेंजर बैंक भी बैंकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हैं, हालांकि उनकी भौतिक शाखाएं भी होती हैं और वे पारंपरिक बैंकों से इस अर्थ में अलग हैं कि उनकी उपस्थिति बहुत सीमित है, जो आपके चैलेंजर बैंक हैं। आगे बात कर लेते हैं भारतीय SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम के बारे में, INSACOG के बारे में। तो INSACOG ने सिफारिश की है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज या तीसरी खुराक पर विचार किया जाए। INSACOG को संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा स्थापित किया गया। तो ध्यान रखिएगा इस कंसोर्टियम को बनाने में ये सभी सहभागी हैं। यह SARS-CoV-2 में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी करने के लिए 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक संघ है। यह नेटवर्क देश भर में SARS-CoV-2 वायरस का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि वायरस कैसे फैलता है और विकसित होता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया में सहायता के लिए भी जानकारी प्रदान करता है। आगे बात कर लेते हैं मुल्ला पेरियार बांध के बारे में। तो केंद्र सरकार ने तमिलनाडु द्वारा पूर्व चेतावनी के बिना मुल्ला पेरियार बांध से पानी छोड़ने पर चिंता प्रकट की है। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में, यह केरल में मुल्ल्यार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित 123 वर्ष पुराना बांध है। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखिएगा मुल्ला पेरियार बांध कहां पर स्थित है, तो केरल में। 999 वर्षों के लिए वर्ष 1886 में हुए लीज करार के बाद से इसके संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व तमिलनाडु सरकार के पास है तो केरल में, परंतु इसके संचालन और रखरखाव का अधिकार किसके पास है, तमिलनाडु के पास है। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली पेरियार नदी के जल को पूर्व में तमिलनाडु के शुष्क वृष्टि छाया क्षेत्र की ओर मोड़ना है। आगे बात कर लेते हैं चक्रवात जायद के बारे में।
तो उड़ीसा सरकार चक्रवात जायद से बचाव के लिए तैयारी कर रही है। इस चक्रवात के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने की संभावना है। जवाद नाम सऊदी अरब के सुझाव के अनुसार है और अरबी में इसका अर्थ उदार या दयालु होता है। आगे बात कर लेते हैं पाइका विद्रोह के बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि पाइका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान में सन 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। पाइका विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उड़ीसा में हुआ था। पाइका उड़ीसा के गजपति शासकों के पारंपरिक भूस्वामी लड़ाके थे। पाइका समुदाय के पास लगान मुक्त भूमि थी जो उन्हें खुर्दा राज्य में उनकी सैन्य सेवा के लिए प्रदान की गई थी। अंग्रेजों के आगमन और औपनिवेशिक शासन की स्थापना से नई भू राजस्व व्यवस्था का गठन किया गया। इसके कारण पाइका समुदाय अपनी संपत्ति से वंचित हो गए थे। वे बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में सन 1817 में एकजुट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। अगला है निजामुद्दीन बस्ती को 2 यूनेस्को पुरस्कार दिए गए हैं। दिल्ली की निजामुद्दीन बस्ती में संरक्षण पहल ने 2 श्रेणियों उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 और सतत विकास पुरस्कार के लिए विशेष मान्यता के तहत यूनेस्को पुरस्कार प्राप्त किए हैं। परियोजना के तहत सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के 14वीं सदी के मकबरे के आसपास 20 से अधिक ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार किया गया था। पुरस्कार निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? विरासत को सतत विकास एजेंडे के रूप में रखने में उत्कृष्ट उपलब्धि, एक नवोन्वेषी जन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए प्रमुख सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को नियंत्रित करना तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कल्याण में सुधार करना। आगे बात करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में। तो यह नागालैंड की देशज योद्धा जनजातियों के सबसे बड़े समारोहों में से एक है। इसे प्रतिवर्ष दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस त्यौहार का उद्देश्य नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसका संरक्षण करना है। साथ ही इसकी प्रभावशीलता और शानदार प्रथाओं व परंपराओं को प्रदर्शित करना है। इस त्यौहार का नाम हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया जो राज्य में सबसे अधिक पूजनीय पक्षी प्रजातियों में से एक है। इसका महत्व कई आदिवासी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, गीतों और नृत्यों में दर्शाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।